Good morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 1.2 was in process. कल स्टार्ट करी थी, आज खत्म करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है। कहाँ तक हो गए थे कल? क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गए थे, बट यहाँ तक आते आते कुछ बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है। So let's discuss first roughly and then we will proceed forward towards the next question, question number 3. फटाफट से देखो, जिन्होंने कर लिया आप जब देख ही रहे हो तो फिर सारे देखो, हो सकता है कि कुछ नई चीज मिल जाए। 336 एंड 54 है। सो मनन विल टेल मी 336 का प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म मिल गई क्या हमको? बोलो क्या मिली? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। मौलिक पीछे वाला फैन ऑफ कर गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया मौलिक समझ में? हाँ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया तो बैठ जा। 336 नेक्स्ट नंबर इज 54। तो 54 की प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म निकल गई मनन, बोलो क्या निकली? 2 into 3 का क्यूब। आप सब लोग वेरीफाई करो ये सही है क्या यहाँ तक? ओके, नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। सो मनन विल टेल मी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यानी सारे फैक्टर्स लेने, कौन कौन से लेगा? 2 3 7 सारे आ गए। पावर कौन सी लगाएगा? बड़ी से बड़ी। सो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। बड़ी कौन सी है? ये क्या लिखा है तूने? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो बस फिर इसीलिए तो गलती करी है तूने, अलग अलग लिखा है इसलिए गलती करी है। यहाँ पे पावर 2 लगा के बैठा होगा, 2 4 आएगी, यही तो गलती है और क्या है। चलो, सो अब 2 की पावर क्या लगाएगा? हाईएस्ट 4 की पावर हाईएस्ट क्या लगाएगा? 4। 3 की पावर हाईएस्ट क्या लगाएगा? 3 और 7 की 1। इसको मल्टीप्लाई करो। सो 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 एंड 7 क्या आ रहा है? 3024। यही आया था। ये ऊपर वाली ऐड कर दी। ऐड थोड़ा करनी होती है, बड़ी छोटी देखनी होती है। ये 1 है, ये 3 है, बड़ी कौन सी है? 3। ठीक है, एचसीएफ कोई बात नहीं, जो डाउट था वो क्लियर हो गया ना। और कई बार पता है क्या होता है, 3-4 बच्चों को डाउट होता है, लेकिन हर कोई सोचता है वो पूछ ले वो पूछ ले वो पूछ ले। अब फिर उसमें से एक कोई बहादुर बच्चा होता है जो पूछता है इसकी तरह, उसके वारे न्यारे वो बाकी सब भी तर जाते हैं। जो पूछने की हिम्मत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन डाउट उनका भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई बच्चा है तो उसके भी डाउट क्लियर हो गई है, और फिर भी है तो पूछ लीजिए अभी भी कोई डाउट है। सो टेल मी एचसीएफ कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 3। अब छोटी पावर लेंगे तो 4 और 1 में से छोटी 1, 1 और 3 में से छोटी 1। 2 into 3 6। अब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करो या इन दोनों को प्रोडक्ट करो, सेम आंसर आएगा, करके देख लेना। हो गया? ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वही एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन 3 नंबर्स का निकालना है। और जब 3 नंबर्स का निकालना है, अगर 3 नंबर्स का निकालना है तो कोई रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि रिलेशनशिप तो 2 ही नंबर्स के लिए होती है। बस आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, दैट्स इट। सो मैं आपको करवा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब होमवर्क है। 12 15 एंड 21। सो 12 की प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म, ऊपर स्टेप्स लिख लेना कल वाले। यूजिंग व्हाट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बोलो है नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? कोई सी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी तो मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, यानी कि फैक्टराइज करना, एक्चुअली हम बचपन से फैक्टराइज कर रहे थे, लेकिन फैक्टराइज करना हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने सिखाया, वो आज पता चला। सो जब भी हम फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, रिलेशनशिप 2 के लिए बस, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, सो 12 की फैक्टराइज फॉर्म बोलो। 2 स्क्वायर इंटू 3, यही होगी। 4 3 12 होता है। एंड 15 की बोलो 3 इंटू 5। एंड 21 की बोलो 3 इंटू 7। अब एलसीएम एचसीएफ निकालें। सो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21, सारे के सारे फैक्टर्स लेने। जीविका बताइए, जीविका बताओ सारे फैक्टर्स लेने तो कौन कौन से लेंगे? पावर बाद में डिसाइड करेंगे, पहले फैक्टर्स लो। 2 3 5 7 ले लिए क्या सारे? बोलो सारे ले लिए। 2 3 5 7। अब भव्य बताएगा सबकी पावर्स। भव्य बता 2 की पावर क्या आएगी? 2। सबसे बड़ी कौन सी है? एक ही जगह दिखाई दे रहा है 2, तो जो उसकी पावर वही सबसे बड़ी वही सबसे छोटी।
अच्छा 3 की पावर क्या लेगा भैया 1, क्योंकि 3 की पावर हर जगह ही 1 है, तो वही छोटी वही बड़ी, 5 की पावर भी 1 है, तो सबकी 1 1 ही आएगी। सो इसको कर दे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। अच्छे लगते हैं तेरे को 420 लोग? मैं बड़ा खुश हुआ तो 420 देखकर। ओके ठीक है, HCF निकालें, बोलो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। हाँ जी, सो लीजा विल टेल मी कि कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं HCF में। सो इनमें कॉमन क्या है, ओनली 3 कॉमन है सब में, 1 2 तीनों में आना चाहिए। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों में दिखाई दे रहा है वो कौन है, 3 है। कौन है वो, 3। और पावर लेते हैं छोटी से छोटी, तो इधर 3 की पावर 1, इधर भी 3 की पावर 1, इधर भी 1, तो सबसे छोटी भी 1। मान लो एक जगह होती 5, एक जगह होती 7, एक जगह होती 3, तो छोटी छोटी 3 होती, लेकिन कॉमन में हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी पावर निकालेंगे। सो 3 की पावर 1 दैट मींस 3। आंसर मैच कर लो, इसमें तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा क्योंकि नंबर ही 3 है। आंसर चेक कर लो बस। आज आपकी इंग्लिश की क्लास इवनिंग में, जो हाँ 5 o'clock जिस टाइम पे मैथ्स की क्लास होती है, तो जो लोग एब्सेंट या नहीं पता है उनको बता देना। क्या नाम है, कृतिका, आपका भाई होने जाता है किसी क्लास में शाम के टाइम? चलें, तो सेकंड एंड थर्ड होमवर्क हो सकते हैं, एक बार शक्ल देख लो उनकी, हुलिया देख लो उनका, इस टाइप के नंबर्स हैं, इस टाइप के नंबर्स हैं, हो जाएंगे। आप एक चीज नोटिस करो, 17 इधर देखो, 23 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखने के लिए कहा था, लिखवाने का पर्पस एक ही था कि आपको याद हो जाए। कई लोग तो गूगल करके आए थे, ठीक है, बट गूगल करेंगे तो फिर आंसर तो सर के सामने तो पेश हो गई कि हो गया होमवर्क, लेकिन खुद को तो पता नहीं चला ना कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 23 29 प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आपस में को प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स जो होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे। अच्छा, प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर्स तो जानते हो क्या होते हैं, जो खुद की और 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है। को प्राइम नंबर एक नंबर नहीं होता, को प्राइम नंबर एक से ज्यादा नंबर का ग्रुप होता है, 2 नंबरों का, 3 नंबरों का, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनमें कुछ, तो अगर 3 प्राइम नंबर ले लूं तो उनमें क्या कॉमन होगा, अदर देन 1, 1 तो सब में कॉमन होता है, अदर देन 1 उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये प्राइम नंबर्स होने के साथ साथ को प्राइम नहीं है। और अगर हम कुछ प्राइम नंबर्स इकट्ठे करें तो सारे के सारे आपस में को प्राइम निकलेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं निकलता। तो को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट, और इनका एचसीएफ हमेशा 1। को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1, और इनका एलसीएम इन्हीं नंबरों का प्रोडक्ट। अब ये को प्राइम नहीं है क्या? ये भी को प्राइम है, 8 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं आता तीनों में, सो ये भी को प्राइम है। सो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट, इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट, और एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो जो नंबर देखो, प्राइम नंबर तो एक नंबर है, को प्राइम नंबर कुछ नंबर का ग्रुप है, अगर उनमें कुछ कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो वो को प्राइम है। तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, तीनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका जो ग्रुप है उनमें कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो ये आपस में को प्राइम है। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, बोलो। हाँ, इनका भी एलसीएम एचसीएम उसी तरीके से निकलेगा, एलसीएम बोले तो प्रोडक्ट तीनों का, एचसीएफ बोले तो 1, ठीक है क्या? बोलो। एचसीएफ की एक बहुत ही सरल डेफिनेशन दे दूं, सपोज करो ये है 8 9 25, अपन कॉमन लेते हैं, कॉमन फिर अंदर कुछ बच जाता है, तो जो अपन कॉमन लेते हैं वो एचसीएफ ही होता है, जो अपन कॉमन लेते हैं ना वो एचसीएफ ही होता है। तो क्या कॉमन आएगा? 1 ही आएगा। लेट से नंबर ले लिया मैंने 20 25 30, इसमें से 5 ही कॉमन आ सकता है, तो 5 ही इनका एचसीएफ है भैया।
कॉमन अपन बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालते हैं हमेशा, हमको पता नहीं होता, कई चीजें हम कर रहे होते हैं हमको पता नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है क्या? बोलो रिया, बोलो क्लियर है? कृतिका कोई डाउट नहीं है? चले आगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बारी है फोर्थ की। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके उस रिलेशनशिप पे बेस्ड है जो हमने कल सीखा था। कल आप तो आए नहीं थे चर्चित, तो आपने कहा सीखा था? कहीं सीखा था? स्कूल में सीखा था। कल क्यों नहीं आए थे पहले तो ये बताएंगे? खास ओके, वैसे आपको कहा गया है कि आप कभी भी एब्सेंट हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दें, बट वो पैटर्न आप हाँ नहीं कर पा रहे हो अचानक से, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप कैजुअल ले लेते हो, नहीं बताते हो। चलो ये तो एक सीरियस मैटर है। उससे पता है क्या होता है? तो ये होता है कि चर्चित ने आज मुझे कहा कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दूं जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूं और आपका भी फायदा हो जाए। वो मैनेजमेंट फिर करना मेरा काम है। लेकिन मैं क्लास में आया, अब मेरे को क्लास में आते ही वैसे ही जल्दीबाजी रहती है, आपको पता है क्लासेस में इतना ज्यादा क्लासेस है, टाइम इतनी कमी है, तो एक एक बच्चे की शक्ल देखना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आज ये क्लास स्टार्ट करने के बाद रियलाइज होता है कि अच्छा ये आया है ये नहीं आया, उस टाइम तो टॉपिक चालू हो जाता है ना, बीच में तो ना बंद करेंगे। पहले से इन्फॉर्मेशन होना तो मैं कुछ मैनेजमेंट बिठा सकता हूँ, उससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिलीव टीचर के साथ आप जितना फ्रैंक रहेंगे उससे आपका फायदा ही होगा। ठीक है, पॉसिबल हो जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनइम्पोर्टेंट मेरे माइंड में आ रहा 3 बच्चे एब्सेंट है, चलो आज ये टॉपिक करा देते हैं, अनइम्पोर्टेंट वाला थोड़ा पहले करा देते हैं, इंपॉर्टेंट वाला कल कराएंगे, वो मैनेजमेंट फिर करना मेरा काम। ठीक है, तो बता दिया करो। ओके, अगर बता सको तो, मतलब पॉसिबल हो। ठीक है, चलते हैं आगे। सो एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशनशिप यूज करके ये क्वेश्चन करना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपको एचसीएफ दिया हुआ है 305 और दूसरा नंबर कौन सा है? देखो ये दो नंबर है 306 और 657, इनका एचसीएफ गिवन है 9 और इनका एलसीएम पूछा है, तो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास है यार। कैलकुलेटर लॉग हो गए। कल कुछ सीनियर्स का कॉल आया था तो पास आउट होके गए, जानते होंगे आप, सुयश यश आएंगे वो नेक्स्ट वीक कोचिंग में, तो मिलना उनसे बात करना, हमेशा सीनियर से कांटेक्ट बना के रखा करो। ठीक है, वो बातें बताते हैं जो गलतियां उन्होंने करी वो आप ना करो। ठीक है ना, बहुत सारी होती है ना, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडीज, अपने दिनचर्या में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि अब वो 11th क्लास में जब जा रहे हैं एलन वेलन पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर हम तो ऐसे लाइन लिखना शुरू करते हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आ जाता है, वहां पे थोड़ा इतना ध्यान दिया जाता है 1 to 1 क्रिया कर लिया क्या। उधर 19 बैच हैं केवल क्लास 11th के, और हर एक बैच में 50 60 100 बच्चे हैं, तो 1900 बच्चे तो 11th के क्लास के, कहाँ टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान देगा। ठीक है, चलो वो एक अलग मैटर है, वहां पे नहीं ध्यान दिया था 1 to 1, वहां पे तो टीचर कहता है क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करके वो लिखना स्टार्ट करते हैं, एक लाइन लिखते हैं जिसमें अगले का आंसर आ जाता है। फिर मैंने पूछा भाई उन बच्चों से पूछो अगर आपने इतनी स्पीड कैसे बनाई, तो उन बच्चों के आंसर थे कि हम सर 7th 8th क्लास से इस चीज पर काम कर रहे हैं कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है, कि एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम वहां से कर, तो उनसे बात करोगे, फिर चाहे आप वो अप्लाई करो मत करो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट फिर भी कुछ फायदा होगा, तो आएंगे वो। और वैसे भी आपके कांटेक्ट में कुछ सीनियर्स हो तो उनसे मिलते रहा करो कि सर भैया आपने या दीदी आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, कब कितने घंटे आप पढ़ते थे, कब उठते थे, कब सोते थे, कब ट्यूशन कैसे मैनेज किया, सब कुछ। जो टॉपर्स हैं एटलीस्ट उनसे तो बात कर सकते हैं। ठीक है ना, करते हो? करना चाहिए बेटा, वही तो सीखना है कि टाइम मैनेज कैसे किया उन्होंने, उसको पूछने का भी तेरे पास टाइम नहीं। वाह, ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन।
HCF of here the given points are it is given that HCF of कौन कौन से नंबर्स हैं 306 and 657 306 and 657 is given as what 9 ठीक है and LCM of 306 and 657 आपसे पूछा गया है हो गया क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स नोट डाउन ये पूछा गया वो गिवन है उल्टा भी हो सकता है कल को एलसीएम गिवन हो एचसीएफ भी पूछ सकता है हो गया नोट डाउन करें बात कुछ अब सुनिए बच्चों वैसे तो 306 और 657 ये जो दो नंबर्स गिवन है इनका एलसीएम आप वैसे भी निकाल सकते हो ये ना गिवन हो तो भी निकाल सकते हो एलसीएम निकालना नहीं आता क्या पर उसने अगर एचसीएफ दे रखा है तो आपको रिलेशनशिप को यूज करके एलसीएम निकलवाना चाह रहा है अगर वैसे नहीं निकालोगे तो वो मार्क्स नहीं देगा क्योंकि उसने एचसीएफ की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमेशा याद रखना एग्जामिनर ने जो गिवन चीजें दे रखी हैं वो उसने किस पर्पस से दे रखी हैं वो काम तो करना ही पड़ेगा वो आपसे क्या चीज वो क्या जानना चाहता है कि आपको रिलेशनशिप यूज करना आता है कि नहीं आता है ये वो जानना चाहता है वो ये नहीं जानना चाहता कि आपको एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता अगर उसको केवल एलसीएम निकलवाना होता तो ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती एलसीएम निकाल लेता मैं इन दोनों का जैसे निकाल रहा था प्राइम फैक्टराइज करके लार्जेस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स फॉर्मूला है मेरे पास है कि नहीं है बट अब क्या करना है एलसीएम उस तरीके से नहीं निकालना है रिलेशनशिप को यूज करके निकालना है शुरू करें कैसे रिलेशनशिप तो देखो सबसे पहले तो रिलेशनशिप तभी यूज हो सकती है जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें सेम नंबर्स की हो तो एचसीएफ भी इन्हीं दोनों नंबर का है एलसीएम भी इन्हीं दोनों नंबर का है ना अगर एचसीएफ कुछ दो अलग नंबर का और एलसीएम कुछ दो अलग नंबर का हो तो रिलेशनशिप यूज जैसे दो नंबर्स होते हैं ए और बी तो इन्हीं दोनों का एचसीएफ की बात होती है और इन्हीं दोनों के ठीक है पहली चीज ये चेक करनी तो चेक हो गई ठीक है नाउ यूजिंग द रिलेशनशिप वी हैव using the relationship we have using the relationship we have दो नंबर कौन कौन से हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से मैच करेगा इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से मैच करेगा जागृत करेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एचसीएफ ऑफ 306, 657 गुणा एलसीएम ऑफ 306 and 657 ये इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है क्या ये एचसीएफ ये एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का क्या कर दिया मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो ये दो नंबर कौन कौन से हैं 306 into 657 बताओ ऐसे ही लिखोगे रिलेशनशिप जो हमने नोटबुक्स में नोट्स में लिखी है वो ए और बी के फॉर्म में लिखी है क्या लिखा था एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इनटू बी अभी वो ए और बी नंबर्स गिवन है क्वेश्चन में बोलो कोई डाउट अब यहाँ पे कितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है बता सकता है कोई चार चीजें वेरी गुड देखो पहली चीज एलसीएफ ऑफ एक नंबर है ये है ना इसका आंसर एक नंबर है दूसरी चीज ये और आरएचएस में तीसरी चीज ये और चौथी चार चीजें हैं तो एक इक्वेशन में चार में से कोई भी तीन चीजें गिवन हो तो चौथी चीज नहीं निकल सकती क्या यहाँ पे कौन सी तीन चीजें गिवन है ये दोनों नंबर्स तो दिख ही रहे हैं गिवन है 306 की वैल्यू तो 306 ही होगी 657 की वैल्यू 657 ही होगी और एचसीएफ की वैल्यू गिवन है मिसिंग पार्ट तो केवल यही था तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू को उधर जाके डिवाइड करा दो तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पहले इसकी वैल्यू लिख लो चलो यहाँ पे हाँ क्योंकि जब अपन उसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बनाते हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स एलसीएम में आ जा जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बनाई इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बनाई
ठीक है, इनका एलसीएम लिया, तो उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो जो एलसीएम में आ जाते हैं वो एचसीएफ में नहीं आते हैं, जो एचसीएफ में आ जाते हैं जो एलसीएम में कंबाइन करते हैं तो सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं तो प्रोडक्ट सेम हो जाता है। लेट्स से मैंने 20 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बनाई 2 स्क्वायर इंटू 5, अब मैं 2 स्क्वायर को अलग कर दूं 5 को अलग कर दूं, कंबाइन करूंगा तो वापस 20 बनेगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बनेगी लंबी चौड़ी, उसमें से कुछ एक एलसीएम में आएगी और कुछ एक एचसीएफ में आएगी, एलसीएम की एचसीएफ में नहीं आएगी और एचसीएफ की वापस कंबाइन करूंगा तो वापस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए होता है। ओके चलिए, सो लेट्स सी एचसीएफ ऑफ, ये तो निकाल नहीं, ये गिवन है, ये तो गिवन है 9, ये निकालना है तो उसको एज इट इज नोट डाउन करो और उधर दोनों वैल्यूज गिवन है। अब इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, सो 9 को उधर जाके डिवाइड करा दूंगा, बोलो implies LCM of 306 and 657 will be equal to 306 into 657 as it is divided by what 9। अब 9 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, बोलो कैसे कटेगा, 306 से कटेगा 657 से, तो काटो 3657 से काटो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बच गया 27, 9 3 जा करो एक जना मल्टीप्लाई 306 into 73 करो एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। चेक कर लेना पीछे, तो एलसीएम निकाले बिना भी मैंने एलसीएम निकाल लिया, हाँ पक्का 2 2, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया तो शायद थोड़ा मोटिवेशन मिल गया कि अगले करना शुरू करें और हमारा आंसर पेश है। वेरी गुड, तो ऐसी कॉम्पिटिटिव हेल्थी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक क्लास में रहनी चाहिए, पर हेल्थी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहनी चाहिए, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े पे आ जाओ, ठीक है भाई। जैसे उसने आंसर कैसे दे दिया, इस बात का आपके अंदर वो चुभनी चाहिए, इसने पहले कैसे आंसर दे दिया, अगली बार मैं दूंगा, बट चुभनी इतनी नहीं चाहिए कि कल बाहर जाके पत्थर मार दो, है ना, उतनी नहीं चुभनी नहीं चाहिए। हेल्थी कंपटीशन समझते हो ना, जैसे मैच के बीच में तो भाई साहब एग्रेशन दिखाते हैं विराट कोहली और ये और वो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक करते हैं, तो उसको कहते हैं हेल्थी कंपटीशन, जो था खत्म हो गया दैट्स इट, अब तू और मैं बाय बाय, इसको कहते हैं हेल्थी कंपटीशन। हाँ फिर गौतम गंभीर हो तो बात अलग है, फिर वो मैच के बाद भी कंटिन्यू होता है, पर वो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। ओके रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ठीक है देख ले, क्या पता वायरल होने में टाइम लगता है, अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं चलता कब वायरल हो जाए, नहीं वायरल करना नहीं चाहते लेकिन हो जाए तो। ओके 22338 इज द आंसर। फिजिक्स वाला की स्टोरी नहीं पढ़ी आपने, 8 महीने 9 महीने तक कुछ वायरल नहीं हो रहा था उसका, और वो ऐसे सो गया था एक दिन रात को, अचानक सुबह को पता चला कि उसका उन वीडियोस में से, उन्हीं बनाए हुए वीडियोस में, पुराने वीडियोस में से एक आध वीडियो कोई वायरल हो गया, सो पता नहीं चलता कब हो जाए। क्या हाँ 6 करोड़ व्यूज आ गए थे एक ही रात में किसी एक वीडियो पे, ठीक है चलो। सो 22338 होपिंग फॉर द बेस्ट, होगा हमारा भी कभी ना कभी होगा, हमारा काम है मेहनत करना, देखो फल देना ईश्वर का काम। जाओ ना तो, हाँ 22338 क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एलसीएम बिना निकाले, मतलब एलसीएम की वो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म बिना यूज करे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं उसको, उस मेथड को बिना यूज करे भी मैंने एलसीएम निकाल दिया केवल रिलेशनशिप को यूज करके। और आप अगर आप चाहो तो रफली 306 और 657 का जो प्रोसेस होता है वो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म, उससे करके देखो वो तो भी यही आएगा, ठीक है ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कागज है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, 5th and 6th बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं, 7th इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखो चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन समझ में आया, चेक करके बताओ कि n अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो, n अगर कोई भी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर्स की इंफॉर्मेशन तभी दी थी मैंने पहली क्लास में, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स।
सो n अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो और 6 के ऊपर पावर में बैठा हो, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कोई भी नेचुरल नंबर 6 की पावर में बैठा हो, तो जो इसका आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी, क्या उस वैल्यू में कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है? क्या हो सकता है? भाई 6 के ऊपर कोई भी पावर बिठा के इसकी वैल्यू ऐसी बना सकते हो जिसमें लास्ट डिजिट 0, आखिरी डिजिट, एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0 से एंड करना है, तो कर सकते हो क्या? कर सकता है। बता क्या पावर बिठाऊं कि एंड 0 हो जाए? 6 की पावर 10। देखो 6 की पावर 10 का मतलब क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 6 7 8 9 10। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? 6 के लिए तो वो बहुत ही सरल चीज, अगर ये क्वेश्चन कुछ और होता, 6 की जगह 3 2 5 कुछ और होता तो सोचना पड़ता। 6 के लिए तो सोचना ही नहीं है, 6 की कोई भी पावर ले लो, एंड डिजिट 6 होता है। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, एंड डिजिट 6, 6 का क्यूब 216, एंड डिजिट 6, करके देख ले। 216 को 6 से और गुणा करके देख ले, फिर एंड डिजिट 6, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6 तो मिलना ही है। ठीक है, तो 6 के लिए क्वेश्चन तो और आसान हो गया, हम कर ही नहीं सकते, एंड डिजिट 0 लाइन। कोई और नंबर होता है जैसे 5 की पावर n, 3 की पावर n, तो शायद सोचना पड़ता। 6 की पावर n में तो सोचना ही नहीं है। इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट डू दिस। अब प्रेजेंट कैसे करें? अब प्रेजेंट कैसे करें? कई सारे क्वेश्चन हमको पता है ऐसे, इसका आंसर ये है, बट प्रेजेंटेशन, क्योंकि 10th बोर्ड में प्रेजेंटेशन मायने रखती है। ओरल एग्जाम नहीं होगा कि खड़ा होकर बता, रिटन एग्जाम होगा। ओके, तो सुनिए भाई ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी नंबर के एंड में 0 लाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? वेरी गुड, 2 and 5, वेरी गुड। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, तो 2 और 5, 2 into 5 मिलके 10 होता है। सो 2 और 5 का एक पेयर मिलके एक 0 बनाएगा। अगर 2 पेयर हैं तो 2 0, 3 पेयर है तो 3 0, लाइक 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो उसके आंसर में 100% 3 0 आएंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। लेट्स से मैंने लिखा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 क्यूब इंटू, तो 2 और 5 के पेयर का क्यूब हो गया ये। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 5 का होल क्यूब, और 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 का होल क्यूब। तो क्या होगा? अब चाहे से आप इसके आगे कुछ भी नंबर लगाओ, इंटू 7 लगा दो तो 7000, इंटू 8 लगा दो तो 8000, इंटू 10 लगा दो तो 10000, 3 0 तो 10000 में तो इनमें 4 आ जाएंगे, आएंगे एंड डिजिट। तो जितने पेयर कंप्लीट हुए 2 और 5 के, उतनी 0 उस नंबर के एंड में आना तय है ना? लेट्स से एक एग्जांपल और, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 है। बताओ इस नंबर के आंसर में एंड में कितने 0 आएंगे? मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मल्टीप्लाई करने लग गए क्या? कितने 0 आएंगे? देखो 5 बार 2 है, 3 बार 5 है, तो पेयर तो 3 ही कंप्लीट हुए हैं, 2 दुख के तो फालतू ही बैठे हैं। पेयरिंग करनी है, समझ आया? जैसे कि कितनी बार 2 है बताओ? 2 कितनी बार है? 5 टाइम्स, ये 5 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वो कितनी बार है? 3 बार ही है, 5 इंटू 5। तो 2 और 5 के पेयर कितने कंप्लीट हुए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। आप फालतू बैठो, आपका पेयर है ही। तो जितने पेयर कंप्लीट हुए उतने 0 आएंगे। 3 पेयर कंप्लीट हुए तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे से इसके एंड में 3 0 आने तय। 2 क्यूब, 2 की पावर 5 होता है 32, और 5 का क्यूब होता है 125। करना जरा एक जना मल्टीप्लाई, 32 इंटू 125। नहीं, क्योंकि 2 और 5 का पेयर 0 देता है। हमारा क्वेश्चन 0 बनाने का है, हमारा क्वेश्चन स्क्वायर रूट करने का नहीं। आप स्क्वायर रूट करने में चले गए। स्क्वायर रूट में तो अपन सेम सेम का पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर, 5 5 का पेयर, लेकिन एंड में 0 कितने आएंगे सवाल ये है। तो 0 लाने के लिए 2 और 5 का एक पेयर की जरूरत होती है। तो जितने पेयर बने उतने 0 आएंगे। जितने पेयर बने, क्या आ रहा है? 4, एग्जैक्टली 4000। सो आंसर क्या आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, आखिरी में 3 0 आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो मैंने भी यही कहा था कि आखिरी में 3 0 आएंगे। आंसर 1000 नहीं कह रहा हूं मैं, आंसर तो 4000, 5000, 10000 कुछ भी हो, आखिरी में 3 0 आना तय है, क्योंकि 2 और 5 के 3 पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। बोलो ये चीज समझ में आई सभी को? सभी को समझ में आई? तो 0 लाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए। 0 लाने के लिए जितने पेयर एंड में उसके उतने ही जीरोस। ठीक है। सो अब 6 की पावर n में तो 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं है। 6 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होती है 2 into 3, 2 तो मिला, 5 नहीं मिला ना,
सो एक भी पेयर नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे प्रेजेंट करेंगे? we know that we know that 6 to the power n is equal to 6 को फैक्टराइज किया तो 2 into 3 की पावर n, 2 into 3 की पावर n, where n is any natural number, लिखो सामने। वैसे तो n जो लेटर है वो नेचुरल नंबर के लिए बना है, बट फिर भी हम एक बार लिख दे तो अच्छा है ना। क्लास 11 से तो फिक्स हो जाएगा, n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स, r फॉर रियल नंबर, तो वहां तो फिक्स हो जाएगा, वहां ना लिखे तो चलेगा। लेकिन अभी 10th लेवल पे फिक्स नहीं किया गया है, तो नहीं, इंटीजर को z, i फॉर इंटरवल होता है। अभी ये बहुत फिक्स लेटर्स मिलने वाले हैं पहले ही चैप्टर में, क्लास 11, वेयर n इज एनी नेचुरल। आज दो वीडियो चल रहे हैं क्या? इधर वाले इधर देखो, उधर वाले उधर देखो। ये चीज नोटिस नहीं करी। where n is any natural number, so इसको अगर मैं और एक्सपेंड करूं तो इट विल कम आउट टू बी 2 की पावर n into 3 की पावर n। भाई पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो, अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं प्लस का साइन है तो मत कर देना। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन a इंटू बी के होल स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जरूर होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि अंदर प्लस है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। लेकिन a इंटू बी के होल स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। अगर अंदर मल्टीप्लाई साइन है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था ना, तो मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बोलो समझ आया यहाँ तक? ठीक है। सो 2 की तो n पावर्स मिल गई, n मतलब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, लेकिन 5 तो एक भी नहीं मिला। तो n पावर्स का क्या चार डालूं? 2 और 5 का पेयर चाहिए मुझे जीरो लाने के लिए। तो 2 की तो मेरे पास n पावर्स है, बट 5 एक भी नहीं। अगर एक भी 5 मिल जाए ना, यहाँ पे एक सिंगल 5 भी मिल जाए तो एक जीरो आ सकता है, बट है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, हेयर, इसका रीजन दूंगा मैं, the prime factorized form of the prime factorized form of 6 to the power n is not of the form। आपको कैसी फॉर्म चाहिए थी? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n चाहिए थी, जो 5 नहीं मिला मेरे को। इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस फॉर्म की अगर प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होगी तो जीरो से एंड होगा। इस फॉर्म की नहीं मिली मुझे कैसी मिली? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये इस फॉर्म से मैच नहीं कर रही ना, नहीं कर रही। सो 6 to the power n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 3। 2 की पावर n, 5 की पावर m, मतलब 2 की कुछ फैक्टर्स मिलते हैं और 5 के भी कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, तो उससे डिजिट 0 आना तय था। बट 2 के तो मिल गए, 5 के नहीं मिले, तो ये फॉर्म इस फॉर्म से मैच नहीं हो रही। अब आप दोनों जगह n नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों के बराबर मिलने भी जरूरी नहीं है। दोनों के अलग अलग भी मिल जाए तो भी 0 से एंड हो सकता है। लाइक 2 की पावर 2 मिल जाए और 5 की पावर 7 मिल जाए, अलग अलग पावर्स मिल जाए तो भी 0 से एंड हो सकता है ना। तो n और m लगाए ताकि अलग अलग मिल जाए, लेकिन अलग अलग भी नहीं मिले, मिलेगी 5 तो मिला ही नहीं मुझे। समझ गए? विद द डिजिट 0 खत्म। सो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका आंसर तो बहुत इजी था कि 6 की कोई भी पावर लगाओ 6 आता है आखिरी में, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में रहती है वैसे तो, ये भी देख लो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। आप एक्सप्लेन करो कि ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो सर्चर खड़े हो जाओ और पीछे चले जाओ। वहां जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहा। हाँ
सो एक्सप्लेन करो कि ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं तो क्यों हैं? ये दो नंबर्स, एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो मैं एक करके बताता हूं, एक आपको अपने आप करना है, ठीक है? कंपोजिट नंबर्स हैं ये, या चेक करना है, ऐसे मान लो चेक करना है कि कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाया तो ये कंपोजिट है, नहीं तो लिखने की कोशिश करें, पहले नंबर को लिखने की कोशिश करें, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अभी एक चीज बताऊं, अगर यहाँ पे ये प्लस की जगह गुणा आ जाए ना, तो ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, 7 भी प्राइम, 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, तो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता। बट प्रॉब्लम है कि सर हर जगह तो इंटू है, एक जगह प्लस है, तो अभी ये उस फॉर्म में नहीं है जिसमें प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट होती है, अभी ये थोड़ी सी अलग है उससे, तो उसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में। अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब तो ये कंपोजिट है, और नहीं तो वो कंपोजिट नहीं। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज 7 into 11 into 13 into 7 into 11 into 13 plus 13. This is the key. 7 into 11 into 13 plus, this is the given number. आप कुछ भी मत करो, इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालो, और कॉमन फैक्टर्स कहां से निकालते हैं? जहां पे प्लस और माइनस का साइन है। सो प्लस और माइनस का साइन कहां है? यहां। तो इसके इधर एक नंबर है, इसके इधर अलग नंबर है। आपने सीखा है ना पॉलिनोमियल में टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस में अलग होती है, तो ऐसे मानो इसके इधर अलग टर्म है और इसके इधर अलग टर्म है, तो उधर से और इधर से क्या कॉमन आया? 13। 13 इधर भी और 13 है क्या नहीं है बताओ? सो वी विल टेक 13 कॉमन बिटवीन देम। सो 13 कॉमन लेकर इधर क्या बचा? अब 13 कॉमन ले रहा हूं ना मैं, तो इन दोनों का HCF 13 है, इसलिए 13 कॉमन ले रहा हूं। इस पार्ट का एक, इसको एक नंबर मानो और इसको एक दूसरा नंबर मानो, दोनों का HCF 13 आएगा, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं वो HCF ही होता है। सो 7 into 11 into 13 में से 13 कॉमन आया, तो क्या बचा इधर? और उधर क्या बचा? प्लस। 13 में से 13 ही कॉमन ले लिया तो 1। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? नो। सो आगे करेंगे हम 13 into 7 into 11 क्या होता है? प्लस, और 77 प्लस 1 क्या होता है? अब ये समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 13 तो प्राइम नंबर है, 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको और स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दो। 78 को फैक्टराइज कर दो तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स दिखाई देंगे। 78 का फैक्टराइज फॉर्म कौन बताएगा? सबसे पहले 2 से कटेगा, बोलते जाओ। सबसे पहले 2 से कटेगा, क्या बचा? 78 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 39। 39 को फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बचा? 13। 13 3 जा 39 होता है, 13 बच गया। सो ये इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है 78 की, यस और नो? अब सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके अगर मैं लिखूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 2, फिर 3 और 13 दो बार आ गया। सो अब आप ये चेक करो, ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म है या नहीं है? तो किसी भी नंबर को अगर प्राइम नंबर्स की पावर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाए तो वो कंपोजिट होता है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ आया? लिखो, नोट करो मत, एक बार वापस समझाएं। देखो, किसी भी नंबर को समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे वो समथिंग 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 सारे प्राइम नंबर्स हों, ऐसी फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ऐसा हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। तो अब जो नंबर गिवन था उसमें समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, लेकिन पीछे प्लस तंग कर रहा था। अगर यहां तक सोचे तो वो फॉर्म साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्लस तंग कर रहा था, तो प्लस को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको एक अलग नंबर माना, इसको एक अलग नंबर माना और कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया तो ये बचा, इसको सॉल्व करते गए करते करते नीचे 78 आ गया। अब ये समथिंग इंटू समथिंग तो है, पर दोनों प्राइम चाहिए, तो 13 तो प्राइम है, 78 प्राइम नहीं है ना, तो उसको और फैक्टराइज कर दिया प्राइम नंबर्स में, तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म ये आ गई। फिर इसके फैक्टर्स उसके फैक्टर्स कंबाइन करके मर्ज करके लिख दिए तो ये आ गई। तो अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, नंबर तो ये वही था ना, ये नंबर ही तो कन्वर्ट होके आया है, नंबर तो ये वही था ना भाई। उसको गुणा करोगे उसको गुणा करोगे तो सेम आएगा नहीं आएगा? उसी नंबर को तो कन्वर्ट किया है ना अपन ने। दूसरी 2 into 3 into 13 तो 78 की फैक्टराइज फॉर्म है, बाहर 13 से भी तो गुणा हो रहा है, तो सबको गुणा कर दें, तो 13 into 2 into 3 into 13 होगा,
तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 13 दो बार है, तो 13 का स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के ओरिजिनल नंबर इस फॉर्म में आ गया, जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स की कुछ पावर्स हो सकती हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। ठीक है, समझ आया? तो इससे प्रूव होता है कि ऊपर वाला नंबर एक प्राइम नंबर है। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इतना नोट हो गया। Here the given number has been expressed. Here the given number, जो भी given number है ऊपर, has been expressed, उसको express कर दिया गया है, has been expressed as the product of powers of prime numbers, product of powers of prime numbers। उस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। यूजिंग भी लिखो, सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, using fundamental theorem of arithmetic we get the given number is a composite number, the given number is a composite number। नहीं, कल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे। आपको जाना है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो से कवर कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन कवर आ जाए। डन, क्लियर? इन छुट्टियों में भी अगर हम ऐसे सोचेंगे कि कल कर लें, तो सोचो हमारा हाल तब क्या होगा जब स्कूल शुरू हो जाएगी। अभी भी टाइम नहीं है तो फिर तब तो मिलेगा ही नहीं टाइम, फिर तो कोर्स ही नहीं होगा। अभी तो आपको ये कहना चाहिए कि सर ये भी करा दो, टाइम है, आज हम फ्री हैं, छुट्टियां चल रही हैं। पर वो तो कोई विरला ही कह पाता है, ऐसे शब्द तो किसी विरले के मुंह से निकलते हैं। तरस गए हम ऐसे शब्द सुनने के लिए, तरस गए ना ऐसे शब्द सुनने के लिए। 5-6 साल पहले सुनाई देते थे ऐसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में। ओके, चलिए। सो दिस क्वेश्चन विल बी गिवन एज होमवर्क। वही 5-5 कॉमन ले लेना भाई, देख लो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 2 नंबर्स हैं, 5 कॉमन ले लेना, अंदर कुछ बचेगा गुणा कर देना, सॉल्व कर देना, फैक्टराइज कर देना, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना। लिख सकते हो? तो फिर फाइनल वही स्टेटमेंट हो जाएगा कि इट इज ए कंपोजिट। हो जाएगा होमवर्क। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क करो लास्ट क्वेश्चन को, वैसे इजी है बट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए, एक पाथ है, पाथ मतलब रास्ता है जो सर्कुलर है, लाइक दिस। ऐसे सर्कुलर पाथ हो सकता है ना, जैसे कोई ग्राउंड है, मान लो कि स्टेडियम है, तो उसके चारों तरफ जो पाथ है, रास्ता है, वो सर्कुलर। ठीक है, जैसे मान लो रेसिंग होती है, रेसर्स की तो कई बार ऐसे वैसे ओवल शेप के पाथ में होती है, बट सपोज करो सर्कुलर पाथ में। ठीक है, आगे सोनिया टेक्स, अब यहाँ पे ध्यान दो, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक राउंड ड्राइव करने में या फिर भाग के आने में, कुछ भी मान लो, उसको 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को कितने मिनट लगे? 18 मिनट। मतलब यहां से स्टार्ट करके यहीं पे खत्म करना है, 1 राउंड तो तभी पूरा होगा। और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और इसी चीज को रवि जब पूरा करता है तो 12 मिनट्स में करता है। उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, रनिंग स्पीड या कोई भी ड्राइविंग स्पीड, ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग स्पीड। ठीक है, आगे एंड आगे सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हो, तो हमने पहले ही मान लिया था। उसने कहा नहीं था, पहले ही हमने यही मान लिया था कि दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे। आगे गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, यानी कि अगर ये इस साइड जा रहा है राइट साइड तो दोनों राइट साइड, और अगर ये लेफ्ट साइड जा रही है तो वो भी लेफ्ट साइड, दोनों सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक बार अभी ये दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में, अभी साथ में है ना, रेस शुरू होने से पहले दोनों साथ में है या नहीं एक ही पॉइंट पे?
अब जैसे भागना शुरू करेंगे तो दोनों अलग अलग हो गए। अब कभी कोई किसी को क्रॉस कर रहा है, कभी कोई किसी को क्रॉस कर रहा है, ऐसे चल रहा है मामला। लेकिन ऐसे कितने मिनट होंगे, कितने मिनट के बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस एक साथ पाए जाएंगे? क्वेश्चन समझ आया क्या? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मैं घूमा, ठीक है, अब रवि आगे निकल गया, उसकी स्पीड ज्यादा है, सोनिया पीछे ही भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। रवि एक राउंड पूरा कर चुका है, सोनिया लगभग यहाँ पर है। जैसे मान लो रवि तो यहाँ पे पहुंच गया और सोनिया लगभग यहाँ पर है, इस जगह है। नहीं नहीं, भागते जाना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है, कंटिन्यू भागते जाना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों को एक साथ वापस आना है, तो पता लगाना है कितने मिनट बाद ये काम होगा। ठीक है, ऐसा कहां लिखा हुआ है राउंड एक है? अरे एक राउंड इतने मिनट में करती है, ये लिखा हुआ है। 18 मिनट एक राउंड का लगता है, 18 मिनट एक राउंड का लगता है, ये इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा ये पेन, एक पेन 10 रुपए का है, तो इसका मतलब मुझे एक ही खरीदना है। ये तो एक पेन की कॉस्ट है, कॉस्ट तो एक पेन की बताएगा ना, तो उसकी स्पीड बताएगा, तो वो तो एक राउंड के हिसाब से बताएगा ना, एक राउंड में इतने मिनट लेती है या लेता है। ठीक है, क्लियर? तो लेटेस्ट से इधर ध्यान दो, रवि ने भागना शुरू किया, सोनिया ने भी एक साथ भागना शुरू किया, रवि आगे निकल गया थोड़ी सी देर में, तो रवि घूमते 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 वापस यहाँ पे पहुंच चुका है। बट सोनिया क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो लेट से वो यहाँ पर ही अभी उसका एक राउंड पूरा नहीं हुआ, लेकिन रवि ने वापस भागना शुरू कर दिया, मतलब रुका ही नहीं वो तो। सोनिया, मान लो कि रवि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया होगा मान लो, और सोनिया अब जाके अपना पूरा राउंड कर पाई है, वापस यहाँ पहुंच गई, लेकिन रवि अभी भी आगे। फिर रवि भाग रहा है, फिर सोनिया भाग रही है, फिर क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है, तो रवि कहीं ना कहीं दोबारा उसको ओवरटेक करेगा, कहीं भी करेगा। कंटिन्यूस घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है, तो सोनिया तो कभी रवि को ओवरटेक करेगी नहीं, लेकिन रवि वापस सोनिया को कहीं ना कहीं ओवरटेक करेगा। तो लेट्स से कि वो 3-4 या 2-3 राउंड, कितने भी राउंड के बाद कहीं ना कहीं मान लो सोनिया यहाँ से जा रही थी और रवि ने इसको इस जगह से मान लो ओवरटेक वापस कर दिया, सो इस पॉइंट पे दोनों वापस मिल गए। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे घूमते जाए तो मिलन हो सकता है वापस, घूमते जाओ। आपका क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलन कब होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि सोनिया को कब ओवरटेक करेगा, कितने मिनट के बाद करेगा। भाई एक पॉइंट पे होने का मतलब यही है कि ओवरटेक करना, तो ओवरटेक बीच में तो वो कई बार करेगा, पर सवाल ये नहीं है कि बीच में कब करेगा। अगर बीच में क्वेश्चन होता ना कि बीच में कब करेगा, तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन बन जाता। अगर ये होता है ना कि पहली बार ओवरटेक कब करेगा, चाहे से बीच में ही करे, तब ये क्वेश्चन किसका होता? स्पीड डिस्टेंस टाइम, फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करनी पड़ती। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि बीच में, उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का बन गया। अब सुनो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या अभी सबको? ये बताओ, बोलो। देखो ये है सर्कुलर फील्ड, ठीक है, आधा अधूरा सर्कुलर। बैठ जा चर्चित, सोनिया रवि इस साइड भागना शुरू कर रहे हैं दोनों। सोनिया कितने मिनट लेती है, रवि कितने मिनट लेता है? तो क्योंकि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आना है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचाता हूं। देखें तो सोनिया 18 मिनट के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, रवि 12 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा नहीं होगा? तो एक चीज बताओ, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितने लगे, रवि को कितने लगे? अब दूसरा राउंड कंप्लीट करने में दोनों को कितने लगे, चेक करो। दूसरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 36 मिनट, रवि को 23 मिनट। तीसरा राउंड चेक करते हैं। तो तीसरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितने मिनट लगे? 18, 36, 54, 18 3 जा 54, और रवि को कितने लगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा। अब सुनो, 3 राउंड का मतलब कितने? 3 राउंड के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, मतलब 36 मिनट के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा नहीं होगा? 36 मिनट के बाद तो सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। आंसर इज 36 मिनट। उसने कहा था कितने मिनट के बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, तो 36 मिनट के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे है, 3 राउंड पूरा करके आया है, थका हारा। हमें सोनिया आराम से चल के 36 मिनट के बाद, लेकिन वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है। फर्क इतना है
कि उस समय तक सोनिया ने 2 ही राउंड किए थे, रवि ने 3 राउंड कर लिए थे। तो राउंड कितने भी करो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो यह है कि कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ पाए जाएंगे। सो आंसर इज आफ्टर 36 मिनट्स दे बोथ विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये तो था जनरल अजम्पशन, एक्चुअली इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी कि आपको वो बड़े से बड़ा नंबर छोटे से छोटा नंबर सोचना है जो इन दोनों को पूरा पूरा काटता हो। भाई वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे तो 18 का मल्टीपल होगा, जैसे एक राउंड 18 मिनट्स, दूसरा राउंड 36 मिनट, तो 18 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, फिर 12 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 12 2 या 24, 12 या 36। तो पहली बार कब मिलेंगे किसको, किसको 18 मिनट लगा, अभी अपन ने भागना शुरू किया, 18 मिनट बाद तो सोनिया यहाँ और रवि तो आगे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे मिले क्या दोनों, नहीं मिले ना, टोटल कितने टाइम के बाद, टोटल कितने, जैसे अभी मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, भागो, अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने स्टॉप 36 मिनट के बाद स्टॉप किया तो दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे या नहीं थे, समझ गए, क्लियर है। सो 18 का मल्टीपल चल रहा है, 18 2 या 36, 18 3 या 54, 12 का मल्टीपल चल रहा है, 12 2 या 24, 12 या 36। अब ऐसे चलते 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 पहली बार दोनों के मल्टीपल कब टकरा है, 36 पे टकरा है, 36 इनका एलसीएम है। 36 के बाद फिर 72 मिनट के बाद ये मिलेंगे वापस, और 72 मिनट के बाद जब ये मिलेंगे तब सोनिया के 4 राउंड हो चुके होंगे और इसके 6 राउंड हो चुके होंगे, फिर 72 के बाद फिर मिल सकते हैं, 36 और ऐड कर लो, फिर मिल सकते हैं, लेकिन उसने तो कहा पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो कॉमन और भी मिलेंगे, लेकिन छोटे से छोटा 36, समझ आया क्या, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें सर, हमको थोड़ा सपना रहा था एलसीएम लेना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का भी क्वेश्चन बनता है। अब क्या क्या जाने भगवान जाने इसमें एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो भी आपको आंसर चाहिए, मैंने आपको हिंट दिया है, एलसीएम हमेशा दिए हुए नंबरों से बड़ा होता है या बराबर होता है, एचसीएफ हमेशा दिए हुए नंबरों से छोटा होता है या बराबर होता है। तो जो आपको आंसर चाहिए, आप कॉमन सेंस से सोचो कि उन नंबरों से बड़ा आंसर आना पॉसिबल है तो एलसीएम निकालना है, और उन नंबरों से छोटा आंसर आना पॉसिबल है तो एचसीएफ निकालना है। अब 18 मिनट और 12 मिनट वो लेते हैं, तो कितने मिनट के बाद दोनों एक समय पे एक पॉइंट पे वापस आएंगे, तो 18 और 12 से छोटा आंसर तो हो नहीं सकता कि 3 मिनट में आ गए, बड़ा ही होगा कितना नहीं पता, लेकिन होगा बड़ा। तो जब भी बड़ा आंसर पॉसिबिलिटी हो तब एलसीएम आंसर होता है, और जब भी छोटा आंसर पॉसिबिलिटी हो तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ठीक है। अब इतना तो कॉमन सेंस से सोचना ही पड़ेगा कि छोटा आंसर आ सकता है या बड़ा आंसर आ सकता है, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो उसको बार बार उतार देता है, खेलने के लिए लाया क्या, ये ऐसे ही तो नहीं है, ऐसे सिंपैथी लेने के लिए लगा के रखिए बस, नहीं सिंपैथी लेने के लिए तो नहीं लाया, लगा के आया तो बीच बीच में हटा रहा है, तो फोन करता हूँ तेरे घर से कि ये इसके हटाओ या लगाओ, एक चीज कराओ उसको। सो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, खत्म करो फटाफट। क्या आज आज नहीं है कोई ऑनलाइन ना, चलो हेयर टाइम टेकन बाय, स्टार्ट राइटिंग, टाइम टेकन बाय, पहले सोनिया का जिक्र है, पहले सोनिया का जिक्र है क्वेश्चन में, बोलो, तो कहाँ चुप हो जाते हो बिल्कुल, एक दूसरे का वेट करते हो, वो बोलते हैं हेयर टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड, to complete one round equal to how many minutes, 18 minutes, and time taken by Ravi, time taken by Ravi to complete one round of the field, one round of the circular field equal to how many minutes, 12. ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना।
सो हमको खुद को पता है एलसीएम आएगा, कैसे आएगा वो एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सीधे सीधे लिख लेना है। सो टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन बाय both of them to again meet at the starting point. The starting point will be equal to LCM of what? 18 and, ठीक है। अब LCM of 18 and 12 तो कर सकते हो। 18 के बोलो प्राइम फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है? 2 into 3 square 9 to the 18, और 12 की बोलो 2 square into 3. So LCM of 18 and 12 will be equal to, सारे फैक्टर्स लेने, 2 और 3 दोनों लेने, और दोनों की बड़ी पावर, तो 2 square into 3 square 9 4 जा 36. So the answer is 36. Answer is 36 minutes. ठीक है। अब इसका आंसर एलसीएम क्यों है, एचसीएफ क्यों नहीं है, या एचसीएफ क्यों है एलसीएम क्यों नहीं है, वो हमको एक्सप्लेन नहीं करना, वो हमको बस पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर इसका बड़ा आना पॉसिबल है, छोटा आना पॉसिबल है ही नहीं। सो आंसर एलसीएम है। ठीक है, डन। वैसे तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्लास 10 में ऐसा कोई चैप्टर मैच ही नहीं करता रियल नंबर्स के फॉर्मेट से, तो फिर तो इसी का ही है। और ओवरऑल बात करें तो कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल तो मैंने कहा ना, अगर बीच में अगर मीट करने का क्वेश्चन होता तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हो जाता। अब अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम का चैप्टर हमारे कोर्स में है कि कोई चैप्टर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम नहीं है, तो यही क्वेश्चन 7th 8th में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के चैप्टर का आ सकता है। उसमें एग्जैक्ट स्पीड कैलकुलेट करो, टाइम कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और पता लगाओ कि पहली बार कब मिलेंगे वो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में कैसे आएगा बताओ, क्या इक्वेशन बनेगी इसमें? लीनियर इक्वेशन में एटलीस्ट 2 डेटा गिवन होते हैं, डिस्टेंस गिवन है हमको, फिर ओके चलिए। सो एक्सरसाइज 1.1 ओवर 1.2 विल सॉल्व, नहीं कल पहले 1.2 की एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन साथ में चलेगा। जैसे उसने कहा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो मैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना बताऊंगा तो वही आंसर हो गया उसका। ऐसा थोड़ा ना, उसका इंट्रोडक्शन नोट्स अलग लिखवाऊंगा और क्वेश्चन अलग कराऊंगा। सो कल ही हो जाएगा चैप्टर, है ना, इन शॉर्ट। ठीक है, बातें कम किया कर थोड़ी सी। आवाज सही आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।